निश्चित बात पे स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल रचित ट्यूटोरियल पे। तो फ्रेंड्स, आज आप देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस चीज की क्लास लेने वाले हैं। यस, फिजिक्स की। आज हम लोग फिजिक्स की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और जिसमें से हमने सबसे पहला जो टॉपिक उठाया है उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि वैद्युत स्थैतिकी। इसके बारे में हम लोग आज कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, स्थिर वैद्युत की देखिए पाठ से ही कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ स्थिर है, ठीक है। वो स्थिर चीज होती है आवेश। आवेश के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, 10th में भी पढ़ा, 12th में भी पढ़ा, ठीक है, कि आवेश क्या होता है। तो मैं वो बेसिक चीजें लेकर नहीं चल रहा हूँ, मैं सीधे कूलॉम के नियम से उठाऊंगा जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। आप जानते हैं आवेश क्या है। आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 है ना, 1.6 की आप मैंने सुनी होता है, ठीक है। ये भी पता है कि आवेश का जो सबसे छोटी इकाई होती है वो इलेक्ट्रॉन ही होती है ना। उस सबसे छोटा पार्टिकल जो पाया जाता है पूर्ण अवस्था में इलेक्ट्रॉन ही है ना। ये सब चीजें आपको पता है, ठीक है। तो मैं जो चीज शुरू करने वाला हूँ, यहाँ पर जो चीज स्थिर है वो चीज स्थिर है आवेश, ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला लेशन है, जिस पहले पार्ट का नाम है, वो पहले पार्ट का नाम है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी कूलॉम का नियम। और जो नोट्स चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाए, वहां पर मैंने नोट्स का PDF लिंक दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी समझाने का काम मेरा यहाँ है, मैं सारी चीजें आपको यहाँ पर समझा दूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले चीज जो बात करते हैं वो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कूलॉम का नियम। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए कूलॉम का नियम। क्या हेडिंग डालेंगे? कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, ठीक है, कूलॉम का नियम। कूलॉम्स ला देखिए क्या होता है कूलॉम का नियम, ठीक है। सुनिएगा, मान लिया हमारे पास कोई दो आवेश है। कैसे आवेश है? कोई दो आवेश हैं, एक हमारे पास है Q1 और एक हमारे पास है Q2। दूसरा आवेश हमारे पास क्या है? Q2। ये दोनों रखे हैं, जिस माध्यम में रखे हैं एयर में रखे हुए हैं, ठीक है। इसमें रखे हुए हैं, एयर में रखे हुए हैं, और इनके बीच जो डिस्टेंस है या जो दूरी है वो है r, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कूलॉम का नियम, आपने पढ़ा भी होगा 12th में। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य या किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। देखिए ये Q1 या Q2 है, जो ये या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यानी कि आकर्षित करेंगे, या तो ये Q1 और Q2 एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यानी कि रिपेल करेंगे, ठीक है। तो वही मैंने बताया, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। देखिए गौर से एक चीज सुनिएगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, ये चीज पे आपको फोकस करना है, ठीक है। आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है, ये चीज पे आपको फोकस करना है। मैं ये चीज बताऊंगा आपको, इन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दैट मीन्स अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स, ठीक है। अगर किन्हीं दो आवेशों के मध्य आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो ये दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है? गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि क्या हुआ? F∝1/r²। देखिए क्या कहता है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लिया ये है क्वेश्चन फर्स्ट and this is the question second. Now from equation first and second we have, तो इसलिए इक्वेशन पहले समीकरण और दूसरे समीकरण से हमें क्या मिलेगा? F is equal to F proportional Q1 Q2 upon R², ठीक है। ये चीज बनी, ठीक है। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले आप ये देख लीजिए कि ये चीज आ गई, ठीक है। तो अब देखिए, हमें पता है, हमने बहुत बात पढ़ा भी है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम
प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं यानी समानुपाती लक्षण हटाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कांस्टेंट लगा देते हैं। तो एक हम कांस्टेंट लगा दिया हम लोगों ने और वो कांस्टेंट हो गया F इज इक्वल टू, हमने मान लिया कि वो कांस्टेंट है A। क्या है? कांस्टेंट है A और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, देखिए कि किस माध्यम पे रखा हुआ है, हमने मान लिया कि वायु पर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर A की जो वैल्यू होती है, A की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। इसकी बात ये भी हम लोग करेंगे। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, इसकी बात ये भी हम लोग करेंगे। देखिए क्या निकल के आया चीज, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये चीज निकल के आई। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी कि बल जो लगेगा एकदम करेक्ट सी बात है, या तो वो आकर्षण होगा और या तो वो प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, और मैंने कहा था आपको कि इस चीज पे फोकस करते हुए रखना, क्योंकि ये चीज मैं भी आपको बताने वाला हूँ। फिर फाइनली चीज निकली ये, यानी कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगेगा, चाहे वो आकर्षण हो चाहे वो प्रतिकर्षण हो, वो ये होगा। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जाएंगे। बहुत साल पहले, बहुत मुझे लगता है 500-600 साल पहले की बात है, ये समझ लीजिए। ठीक है, एक दार्शनिक थे थेल्स। देखिए कहानी सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, एक दार्शनिक थे, कौन? थेल्स। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया क्या कि जब हम किसी अंबर नामक पदार्थ, देखिए अंबर क्या होता है, सबसे पहले एक बात नई चीज आ गई, अंबर। ठीक है, अंबर। ठीक है, अंबर को जो स्पेलिंग होती है इंग्लिश में वो होती है AMBER। उन्होंने बताया कि जब हम अंबर नामक पदार्थ को किसी चीज में रगड़ देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो द्रव्यमान में अत्यंत हल्की चीजों को, यानी बहुत छोटे छोटे बहुत हल्की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। तो जब अपनी ओर आकर्षित करने लगती है तो हम ये कहते हैं कि उस वस्तु ने, यानी उस अंबर ने क्या हो गया, वो अंबर आवेशित हो गया है। ठीक है, और आवेशित हो गया है और वो क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो देखिए वो दार्शनिक थे, क्वेश्चन ये भी बन जाता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, सर्वप्रथम विद्युत की खोज किसने की थी, तो विद्युत की खोज की थी थेल्स ने। ध्यान रखिएगा, विद्युत की खोज किसने की थी, विद्युत की खोज की थी थेल्स ने। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब थेल्स ने बता दिया कि अंबर वास्तव में कुछ कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अंबर क्या, देखिए समुद्र के किनारे कहते हैं पाया जाता था एक मतलब येलो कलर का, पीला कलर का एक पदार्थ टाइप था। ठीक है, तो मतलब से पत्थर टाइप नहीं होते, वैसे टाइप में था। तो उसको कहते थे कि उसको जब ऐसे कर दिया जाता है, रब कर देते हैं, तो क्या होता है कि वो छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो हम ये कहते हैं कि वो वस्तु क्या हो गई है, आवेशित हो गई है। ठीक है, तो देखिए ये चीज समझ में आई। तो उन्होंने ये चीज बताई कि देखिए क्या होता है कि अपनी छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि वो वस्तु में उस वस्तु में क्या हो गया, आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ गया, यानी कि उसके अंदर फोर्स आ गया। तो यानी कि क्या हो गया, यानी कि वो वस्तु आवेशित हो गई। ठीक है, तो देखिए दार्शनिक थे, उनकी बात कोई मानता नहीं। दार्शनिक को वैसे लोग पागल ही समझते हैं ना, तो उनकी बात किसी ने नहीं मानी। ठीक है, तो जब उनकी बात किसी ने नहीं मानी, उसके बाद बहुत साल बाद एक वैज्ञानिक आए, डॉक्टर गिलबर्ट। देखिए जो डॉक्टर गिलबर्ट थे, ये इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट। और सोचिएगा ये कुछ एग्जाम में नहीं आने वाला है, बट एक थोड़ा सा फ्लैशबैक स्टोरी बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट जागे कैसे क्या हुआ सिस्टम। ठीक है, देखिए तो एलिजाबेथ फर्स्ट के ये पर्सनल डॉक्टर थे। ठीक है, उन्होंने ये बताया था कि ऐसा नहीं है कि अंबर ही के साथ ऐसा होगा, बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि हम लोग क्या करें, बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिनको हम अगर रब कर दें तो ऐसे गुण आ सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया था कि एक जो है आबनूस की छड़ को ले लें और उसको हम बिल्ली की खाल से रगड़ दें, एबोनाइट की छड़ को ले लें और उसको हम बिल्ली की खाल से रगड़ दें, और या हम एक कांच की छड़ ले लें उसको रेशम से रगड़ दें, तो भी ऐसी चीजें हो सकती हैं।
उन्होंने ये चीजें बताई, ठीक है। क्या ऐसी चीजें तब भी हो सकती है, भाई अभी डॉक्टर तो इनकी बात मानना जरूरी की बात, ठीक है। तो देखिए इतनी चीज आपको समझ में आ गई ना। इस चीज को हम एक बॉक्स में रखते हैं और फिर सारी इस चीज पे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि कैसे कौन सी चीज आई। मेरा मतलब मेन मकसद ये है कि सारी चीजें मैं आपके माइंड में एक बार में फिट कर दूं। बाकी नोट्स के लिए मैंने आपको पीडीएफ लिंक दे दी है अपने टेलीग्राम चैनल की, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। 30 जुलाई उसमें लिखा हुआ है, वही आज आपकी क्या है पीडीएफ लिंक है, उससे आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर हम लोग, है ना। तो देखिए ये फॉर्मूला निकला था ना, इसको हम यहाँ रखते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई, इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, आकर्षण या प्रतिकर्षण की बात, चलिए हम लोग इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे ब्रैकेट में रख दिया है। आप लोग बात करते हैं, मैंने बताया कि डॉक्टर एडल्बर्ट ने क्या बताया कि ऐसा नहीं कि अंबनी के साथ ऐसा, सिर्फ तमाम सी चीजें हैं इनके साथ हम ऐसा करेंगे तो ये चीज वो गुण दिखाएंगी। जैसे उन्होंने कहा कि एक हम लोग क्या कर लेते हैं, एक हम लोग ले लेते हैं कांच की छड़, किसकी छड़ ले ली, कांच की छड़ यानी कि ग्लास रॉड ले ली। कौन सी छड़ ले ली, ग्लास रॉड। नीला से दिख रहा है सब क्यों कैमरामैन, नीले से क्लियर दिख रहा है, ठीक है। एक ग्लास रॉड ले ली, ठीक है, और हमने ग्लास रॉड लेने की कांच की छड़ ले ली, ठीक है, कांच की छड़। गौर से देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। लिखने के लिए कॉन्सेप्ट, लिखने के लिए नोट्स मैंने दे दिए हैं लिंक पे, पीडीएफ लिंक पे, वहां से आप जाकर लिख सकते हैं, उसका नहीं है कुछ दिक्कत, है ना। सिर्फ समझिएगा। उन्होंने बताया कि कांच की छड़ ले ली, ठीक है। कांच की छड़ को हमने क्या किया कि कांच की छड़ को जब हम रेशम के कपड़े पर रगड़ देते हैं, किस पे रगड़ देते हैं, रेशम के कपड़े पे यानी कि सिल्क क्लॉथ पे, इस पे सिल्क क्लॉथ यानी कि रेशम के कपड़े पे जब हम इसको रगड़ते हैं रेशम के कपड़े, ठीक है। देखिए क्या किया गया, ये कांच की छड़ ली, उसको हमने रेशम के कपड़े से रगड़ दिया और रगड़ने के बाद जब हम कांच की छड़ को लाए तो क्या देखा कि कांच की छड़ में भी यही गुण आ गया था, वो भी द्रव्यमान में अत्यंत हल्के हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, ठीक है। वही चीज हमने क्या किया कि एक एबोनाइट की छड़ ले ली और उसको बिल्ली की खाल से रगड़ दिया। क्या ले ली, एबोनाइट की छड़ ले ली, एबोनाइट रॉड ले ली, ठीक है। उसको कैट स्किन से रगड़ दिया, नहीं बिल्ली की खाल से रगड़ दिया। तो सर बिल्ली पकड़ना बड़ा मुश्किल, अब उन्होंने पकड़ा होगा भाई, है ना। तो बिल्ली की खाल से उन्होंने रगड़ दिया, ठीक है, बिल्ली की खाल से रगड़ दिया, ठीक है, कैट स्किन से रगड़ दिया। देखिए तो बताओ, एबोनाइट की छड़ी में बिल्ली की खाल आ रही है, बिल्ली की खाल, ठीक है। ठीक, गौर से सुनिएगा। अब उन्होंने इस छड़ को भी लगा लिया और इस छड़ को भी लगा लिया, ठीक है। दोनों में सेम गुण आ गए थे, ठीक है, दोनों में सेम गुण आ गए थे। यानी कि क्या हो गया था कि ये भी छोटे छोटे हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी और ये भी छोटे छोटे हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, ये भाई है तो इसका एक और भाई लेते हैं। उन्होंने दूसरी ग्लास की रॉड ले ली, ठीक है, और दूसरी ग्लास की रॉड को भी उन्होंने दूसरी ग्लास की रॉड को भी यानी कि दूसरी कांच की छड़ को भी रेशम के कपड़े से रगड़ा, उसमें भी ये क्वालिटी आ गई, ठीक है। गौर से सुनिएगा, उसमें भी ये क्वालिटी आ गई। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आकर्षण और प्रतिकर्षण की बात कर रहे हैं। किसकी, आकर्षण व प्रतिकर्षण बल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, आकर्षण व प्रतिकर्षण बल की, प्रतिकर्षण बल की बात चल रही होगी, ये समझना है आपको, ठीक है। तो देखिए कितनी चीज हो गई। तो उन्होंने फिर क्या किया, एबोनाइट की रॉड, दूसरी एबोनाइट की रॉड ली, उसको भी कैट स्किन से रब कर दिया और ये फर्स्ट एबोनाइट रॉड है, दिस इज सेकंड एबोनाइट रॉड और ये दूसरी एबोनाइट रॉड है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि भाई अगर इसमें भी सेम क्वालिटी है, इसको भी हमने इससे रगड़ा है और इसमें भी सेम क्वालिटी है और इसको भी हमने इससे रगड़ा है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, तो उन्होंने क्या किया, ये दोनों ग्लास की रॉड को ऐसे उठा लिया हाथों पर और दोनों को जब पास ला रहे थे, दोनों को जब पास ला रहे थे तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही थी, रिपेल कर रही थी, प्रतिकर्षित कर रही थी। दोनों एक दूसरे को क्या कर रही थी, प्रतिकर्षित कर रही थी। और दोनों ही क्षण कैसी थी, आवेशित थी। दोनों ही क्षण आवेशित थी, क्यों, क्योंकि वो द्रव्यमान में अत्यंत हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, इसलिए दोनों क्षण आवेशित थी। लेकिन इन दोनों में जो आवेश था दोस्तों, वो दोनों आवेश कैसे थे, समान आवेश थे,
देखिएगा अभी मैंने कुछ कहा नहीं है। क्या समान थे? आवेश दोनों में क्या थे? समान आवेश थे। ठीक है, समान आवेश थे। वही चीज उन्होंने इसके साथ की, वही चीज उन्होंने इसके साथ की, यानी कि एबोनाइट रॉड को दोनों को पास में लाए तो दोनों क्या कर रही थी? रिपेल कर रही थी, प्रतिकर्षित कर रही थी। दोनों एक दूसरे को क्या कर रही थी? प्रतिकर्षित कर रही थी। यानी कि क्या हुआ? इनमें भी तो समान आवेश था। बोलो, ये भी तो आवेशित थी। ठीक है, अब भाई उन्होंने 4 लोगों को बुला के ये एक्सपेरिमेंट दिखा रहे थे। अब हल्की हल्की बेइज्जती फील होना शुरू हुई, है ना? क्यों भाई? क्योंकि भाई देखो, समान आदमी है और एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। समान आवेशित है लेकिन एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। समान आवेशित है लेकिन एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, चीज समझ में आ रही ना? अब देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब उन्होंने क्या किया? एक ग्लास रॉड ले ली। कौन सी रॉड ले ली? एक ग्लास रॉड ले ली और एक ले ली एबोनाइट रॉड। ठीक है, अब दोनों को लाए पास में। अब दोनों को जब वो पास में लाते हैं इस रॉड को, तो क्या हो गया भाई? अट्रैक्ट कर लिया दोनों ने एक दूसरे को। यानी कि क्या बात हुई? इस समान प्रकृति के आवेश, पहली चीज, समान प्रकृति के आवेश, लिखिएगा, समान प्रकृति के आवेश। एक्सपेरिमेंट से आपको पता चल गया कैसे? समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं भाई? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, और विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत आवेश, विपरीत आवेश क्या करेंगे? आकर्षित। ठीक है, विपरीत आवेश आकर्षित। अच्छा, इतनी बात वहां पर प्रूव हो गई थी गिलबर्ट जी से। ठीक है, ये चीज समझ में आती है। अब आगे देखिए क्या हुआ कि भाई यहां तक तो बात समझ में आ गई कि भाई समान प्रकृति आवेश है और विपरीत प्रकृति आवेश है। तो जो समान प्रकृति के आवेश हैं वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और जो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं एक दूसरे को कर रहे हैं आकर्षित। तो ये जो प्रकृति है वो कैसी है? एक क्वेश्चन तो ये उठ गया कि जो प्रकृतियां हैं वो कैसी हैं। ठीक है, तो देखिए फिर आगे चल के आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। बहुत अच्छे से नाम सुना होगा, 6 साल में आपने पढ़ा होगा, तड़ित चालक। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का। तो तड़ित चालक उन्होंने बनाया था ना, तो उन्हीं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही इन आवेशों को नाम दिए। एक को नाम दिया धनात्मक आवेश और एक को नाम दिया ऋणात्मक आवेश। एक को क्या नाम दिया है? धनात्मक आवेश। ठीक है, तो यानी कि अगर समान प्रकृति के आवेश हैं, यानी अगर धन और धन है तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। अगर ऋण और ऋण है तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। यानी कितने प्रकार के आवेश होते हैं? 2। एक होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। ठीक है, उसी तरीके से विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करते हैं? आकर्षित। यानी कि अगर एक प्लस है और एक है माइनस तो क्या करेगा? आकर्षित। अगर एक है माइनस एक है प्लस तो क्या करेगा? आकर्षित। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे अच्छे एग्जाम्पल की बात अगर की जाए तो अगर नॉर्मली पूछा जाए बॉयज से, क्या पूछा जाए कि जो है आपको एक्टर ज्यादा पसंद है कि एक्ट्रेस? सबका होगा सर एक्ट्रेस। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या होता है, ये देखिए इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, ये प्रकृति का नियम ही है कि हम लोग उस चीज की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इस चीज की ओर, अपने से विपरीत चीज की ओर अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, आदमियों में भी यही होता है ना, लड़कों में भी यही होता है कि किस में अट्रैक्ट होंगे? लड़कियों पर अट्रैक्ट होंगे, है ना? लड़कियों का मुझे पता नहीं, पर लड़कों को पता है कि लड़के किस पर अट्रैक्ट होंगे? लड़कियों पर अट्रैक्ट होंगे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी चीज, कौन सा एक्टर पसंद है आपको, कौन सी एक्ट्रेस पसंद है, तो प्रेफरेंस में आपका होगा एक्ट्रेस। ठीक है, बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, एक्ट्रेस की बात होगी। ठीक है, वही चीज सेम इनमें है कि देखिए ये समझ लीजिए लड़के लड़के हैं, क्या करेंगे? जाओ जाओ। ठीक है, ये भी समझ लो लड़के लड़के हैं। ठीक है, मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता, समझ लड़कियां लड़कियां भी तो एक दूसरे को बुराइयां करती तो है, बस है ना, वो भी एक दूसरे क्या करेंगी?
रिपेल कर देंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। लेकिन जैसे ही ये भाई साहब को ये बहन जी मिली तो क्या होगा, जाहिर सी बात है भाई साहब अट्रैक्शन होगा, कुछ नंबर ट्रांसफर आंसर होंगे। चलिए छोड़िए खैर बात को, यहाँ पे देख लो। तो देखिए इस भाई साहब को जब बहन जी मिली तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और इस बहन जी को जब भाई साहब मिले तो क्या होगा, अट्रैक्शन ही होगा। यानी कि वही चीज चार्ज के साथ है कि पॉजिटिव वाला माइनस निगेटिव वाले को अट्रैक्ट करता है और निगेटिव वाला ही पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करता है, और पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे, और निगेटिव और निगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यानी रिपेल करेंगे। यानी कि एक चीज समझ में आती है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहीं पर जब हमने कूलॉम्स लॉ लगाया था तो यहाँ पर हमने लिया था Q1 और यहाँ पर लिया था Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस हमने ली थी R। तो देखिए इनके बीच की जो डिस्टेंस थी R, कौन सी डिस्टेंस थी, R। तो अब जब ये Q1 या Q2 पे फोर्स लगाएगा तो या तो वो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा और या तो वो रिपल्शन फोर्स लगाएगा। अगर Q1 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा होगा, यानी कि अगर ये Q1 धनात्मक है और Q2 धनात्मक है तो जो बल होगा ये कैसा होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो कैसा होगा फोर्स, तब होगा बल आकर्षण। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, कहना क्या चाहता हूं मैं, ये चीज समझ में आएगी नहीं है। अच्छा तो अब सर ये बात बताइए कि ऐसा क्या रहा होगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनको प्लस और माइनस नाम दिए होंगे, ऐसा भी तो कुछ सर रहा होगा, ऐसी भी तो कुछ कहानी रही होगी, क्यों रख दिया। हाँ, इसके पीछे भी कुछ एक कहानी होगी। अब मैं समझता हूं कि आपको आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना, राइट। ठीक है, तो देखिए समझ में आ रहा होगा आपको, कॉन्सेप्ट तो समझ में आएगा, है ना। नोट्स के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नोट्स चाहिए, प्रॉपर नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, वहां पे आप विजिट कर लीजिए। वहां पे 30 जुलाई लिखा हुआ है, वहां पर मैंने आपको इसके नोट्स दे दिए हैं। ठीक है, तो वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर बात ये हुई हमारी कि सर आप ये बताइए कि कैसे उन्होंने नाम रखा होगा कि ये भाई सॉरी क्या, हाँ ये पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ। देखिए अगर मैं आपसे कहूं क्या, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई वस्तु है वो अनावेशित है, निरावेशित है, ठीक है, कोई चीज है उस पर आवेश नहीं है, ठीक है, या वो निरावेशित है, ठीक है, कैसी है, निरावेशित है, अनावेशित है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे। अब जैसे मैं कहूं कि कोई वस्तु निरावेशित है तो इसका मतलब क्या हुआ, निरावेशित का मतलब ये हुआ कि उसमें मतलब कुछ है ही नहीं, उसमें आवेश जो है वो जीरो है, बिल्कुल नहीं बात है। उसमें जितना प्लस है उतना माइनस है, जितना प्लस है उतना माइनस है। क्यों, देखो कुछ इसी तरीके से उन्होंने प्लस माइनस का पता लगाया होगा। देखिए कैसे, जैसे मैंने कह दिया क्या कि +2 -2, ठीक है, तो +2 -2 किया तो क्या आ गया, 0, ठीक है, 0 आ गया। वैसे तो जब 0 आ गया तो ऐसे ही बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पता लगाया होगा कि कैसे धनावेशित है और कैसे ऋणावेशित है। जैसे मैंने कह दिया कि कोई ये वस्तु है, इस पे आवेश है 0, ठीक है, इस पे जो चार्ज है, टोटल चार्ज है वो है 0, ठीक है, इस पे टोटल चार्ज कितना है, 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है। इसका क्या मतलब हुआ, इस पे जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है। तो देखिए हमेशा मैं आपको बता दूं, अगर कहीं भी आ जाता है कोई वस्तु अनावेशित है, निरावेशित है, ठीक है, आवेश नहीं है, तो क्या उसका मतलब 0 है, या आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका आवेश 0 है, उसका आवेश 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ 0 ही है। उसका मतलब ये है कि जितना प्लस है उतना माइनस है, यानी कि अगर 5 कूलाम प्लस का है तो उसमें 5 कूलाम माइनस का भी है, ठीक है।
कुछ इस तरीके से लोगों ने उन्होंने पता लगाया होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे की थोड़ी बात करते हैं हम लोग। आगे की क्या बात करते हैं, आगे की हमने एक चीज आपको ये बताई कि देखिए क्या होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल ज्ञात करने के लिए हमने आपको ये बताया कि क्या किया था हमने, गौर से सुनिएगा। ठीक है, हमने आपको ये बताया था कि जब हमने ग्लास की रॉड ली थी, ग्लास की रॉड ली थी, इसको हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा था, रेशम के कपड़े से रगड़ा था। ठीक है, रेशम के कपड़े से हमने इसको रगड़ा था। तो जब हमने इसको रेशम के कपड़े से रगड़ा था तो क्या हुआ था कि इसमें क्या गया था, ये आवेशित हो गई थी, तो इसमें क्या कर रही थी, छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तो क्या हुआ था, देखिए हुआ ये था कि देखिए अब देखिए ये है, ठीक, कोई भी हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में मतलब कोई चार्ज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी बॉडी जैसे अनावेशित है, निरावेशित है, इसका मतलब क्या है, जितना प्लस है उतना माइनस है। आपने एक चीज एग्जांपल पे देखा होगा, कभी कभी हमारी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पाउडर ले लो। तो इलेक्ट्रॉन पाउडर क्या है, हमारे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन को बढ़ाता है। ठीक है, सेम वही चीज है कि मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास की रॉड थी, इसमें जितना प्लस था उतना ही माइनस था। ठीक है, कोई भी बॉडी दुनिया में, कोई भी बॉडी हो, उसके पास जितना प्लस है उतना माइनस है, जितना प्लस है उतना माइनस है। ये मार्कर है, इस पे जितना प्लस है उतना माइनस है। अगर इससे हम प्लस माइनस को हटा पाए तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, ये चालक हो जाएगी। अगर नहीं घटा पाए तो इंसुलेटर हो गया, चालक हो जाएगी। ये सब ये आपको बातें पता होंगी, ठीक है, तो प्रवाह ना हो। ठीक है, वही चीज है निश्चित विद्युत की बात करें हम लोगों ने क्या किया, इसको इस पर रगड़ना शुरू किया, हमें रगड़ना ऐसे 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 खूब रगड़ा। तो रगड़ने में क्या हुआ कि इससे इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए। ठीक है, इस पे भी जितना प्लस था उतना माइनस था, जितना प्लस था उतना माइनस था। अब इससे इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए तो क्या हो गया, ये कांच की छड़ कैसे हो गई, ये कांच की छड़ हो गई धनावेशित। कैसे हो गई भाई, धनावेशित हो गई। ठीक है, और कांच और ये जो रेशम का कपड़ा था ये क्या हो गया, ऋणावेशित। तो ऋणावेशित क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस की जो संख्या है वो ज्यादा हो गई। इसकी संख्या ज्यादा हो गई, माइनस की संख्या थी वो ज्यादा हो गई। ठीक है, तो देखिए जो प्लस की संख्या थी वो ज्यादा हो गई जिसमें इससे, और जो माइनस की संख्या थी वो ज्यादा हो गई इससे। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। और हमें एक चीज पता है, आपने पढ़ा भी होगा कि नाभिक में क्या होती है, दो चीजें होती है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। दोनों का चार्ज सेम होता है, दोनों का चार्ज सेम होता है। ठीक है, कितना चार्ज होता है, दोनों का चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power minus 19। दैट मीन्स 1.6 + 10 की घात -19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। 1.6 × 10 की घात -19 कूलम होता है, जिसपे इलेक्ट्रॉन पे ये होता है माइनस पे, प्रोटॉन पे होता है 1.6 × 10 की घात -19 कूलम प्लस। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पता है, ये ऋणावेशित होता है, धनावेशित होता है। अच्छा सर, आप उतनी देर से ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। क्यों क्यों, देखो कि इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10 की घात -31 kg। ठीक है, ठीक है ना। और प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10 की घात -27 kg। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा मुझे देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये -27 है, -31 है, यानी कि ये इससे कितना लगभग 1837 गुना भारी है ये प्रोटॉन, और ये इससे 1837 गुना लगभग हल्का है। तो आप हमें ये बताइए कि हल्की चीज को बेचना आसान होगा कि भारी चीज। अगर आपसे मैं कह दूं कि आपको एक साइकिल है, साइकिल को धक्का लेके जाना है तो आप तो आराम से लेकर चले जाएंगे, नहीं ट्रक को लेके जाओ, धक्का लेके तो क्या लेके जा पाएंगे, नहीं लेके जा पाएंगे ना। वो समझिए ये ट्रक है, ये साइकिल है, समझ रहे ना। तो इसलिए हमेशा ट्रांसफर किसका होता है, ट्रांसफर हमेशा होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज समझ में आएगी। अच्छा, दूसरी चीज ये पूछा जाता है कि किसी चीज को अगर हम आवेशित कर रहे हैं तो कितने तरीके से आवेशित किया जा सकता है। सबसे पहला मैंने आपको उदाहरण दिया, कौन सा, घर्षण द्वारा। एक चीज हम घर्षण के द्वारा कर सकते हैं, प्रेरण के द्वारा भी कर सकते हैं।
ठीक है, उसको प्रेरित कर सकते हैं, उससे प्रेरण से भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से मेथड्स हैं। ठीक है, 3 मेथड है। एक तो हम घर्षण से कर सकते हैं, ठीक है, एक हम प्रेरण से कर सकते हैं। ठीक, आराम से पूछ लिया जाता है कि किसी वस्तु को किस तरीके से चार्ज किया जा सकता है, तो मैंने क्या बताया था, एक तो कर सकते हैं किससे, घर्षण से, दूसरा कर सकते हैं किससे, प्रेरण से। घर्षण से कर सकते हैं, प्रेरण से कर सकते हैं, तीसरा कर सकते हैं चालन से। यस, हाँ, चालन से भी हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियां हैं, किसी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी है, घर्षण, प्रेरण और चालन। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी मुझे लगता है। ठीक है, तो मैं कुछ आगे बढ़ूंगी, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे इसके। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, बता दूं फिर आपको पता चल गया कि क्यों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, क्यों प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता, समझा गया ना। ठीक है, आगे देखिए, चलिए देखिए, क्लियर ना सब। चलिए, अच्छा हाँ देखिए, अब अगर हम बात कर रहे थे 1/4πε0, ठीक है, उसकी बात कर रहे थे। अच्छा हाँ, एक चीज आप ये बताइए कि आवेश हमारा सदिश राशि है कि अदिश राशि है। आवेश जो है वो सदिश राशि है कि अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, क्या होता है, Q = IT होता है। अब अगर आपको पता है कि इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है कूलम। ठीक है, विमा जानते हैं आप, क्या होगी इसकी विमा, मात्रक क्या होता है, कूलम। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं, C, है ना। तो विमा क्या होगी, विमा इसकी विमा इसकी होगी, देखिए I को लिखते हैं A, आपने इलेवेंथ में पढ़ा होगा A, और टाइम को लिखते हैं T, इसकी विमा होगी AT। ठीक है, इसकी विमा क्या हो जाएगी, AT हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे समझ में आती है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया कूलम के नियम से कि F होता है 1/4πε0 K, ε0 K Q1 Q2/R। जहां पे मैंने आपको बताया कि ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि ε0 क्या है और K। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ε0 क्या मात्रक निकाले, अभी मैं आपको कुछ बता नहीं रहा हूं कि क्या है ε0 का मात्रक निकालें, तो ε0 का मात्रक आप बता सकते हैं क्या होता है, बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, डिस्टेंस का क्या हुआ, मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हुआ, Q1 Q2 मतलब कि कूलम का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया मात्रक कूलम का। ठीक, ये हमने किसकी बात की है, ε0 की बात की है भाई साहब, किसकी बात की है, ε0। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, ε0 का अगर मात्रक पूछे तो क्या हो सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसे समझ में आ गई। ठीक है, अगर पूछे उसकी विमा क्या होगी, इसकी विमा क्या होगी, तो विमा कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। विमा देखिए ये है फोर्स की क्या होती है, mL/2। याद है कि नहीं याद है, देखिए ऐसे निकालते थे ना फोर्स, F = ma। m क्या था, मास था, द्रव्यमान था, तो द्रव्यमान की क्या होती है m। ए क्या था, एक्सेलरेशन था, त्वरण था, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या होता है L/2। यहाँ पे हमने क्या रख दिया, mL/2। ठीक है, फिर मीटर स्क्वायर, मीटर को क्या लिखते हैं L²। ठीक है, L²। ठीक है, अपॉन कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर को भी मैंने कूलम की निकाली थी 80, यानी कि A² T²। तो अब हम इस चीज को ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए mL, देखिए ये लिखा हुआ है T⁻², और ये T² है, ये ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा mT⁻⁴। कोई दिक्कत है नहीं है ना, T⁻⁴, ये L² था, ये L था, ये हो गया L3, mL3 T⁻⁴ A⁻², ये इसकी विमा हो गई। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा
अब बात ये होती है कि जब इसके अंदर निकालने बीमा आपसे पूछ लिया गया कि इसकी बीमा क्या होती है, वास्तव में है क्या, ये होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या होती है? निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या होती है? निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। ये क्या होती है? निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। और ये के क्या होता है? के होता है परावैद्युतांक। क्या होता है? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, ठीक। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लगा है इसलिए लिख दिया निर्वात की वैद्युतशीलता। अगर यहाँ पर होता एप्सिलॉन तो ये होता है माध्यम की वैद्युतशीलता। माध्यम की वैद्युतशीलता। माध्यम की वैद्युतशीलता, ठीक है। तो देखिए माध्यम की वैद्युतशीलता हो गई, ठीक है। यहाँ तो समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, मैं तो समझ में आ गया कि होती माध्यम की वैद्युतशीलता क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ? निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। अच्छा, के क्या होता है? परावैद्युतांक होता है कि नहीं होता है? तो हम जानते हैं क्या, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि के की मात्रा की बीमा क्या होगी, देखिए जो निर्वात की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता होती है वो निर्वात के वैद्युतशीलता का के टाइम्स होती है। यानी कि क्या होता है? के टाइम्स का मतलब क्या हुआ? अगर वायु के लिए है, अगर हम वायु के लिए बात करें, देखिए यहाँ पर वायु के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, ठीक है। तो के बराबर देखिए पहली बार क्या होगा, देखिए वायु के लिए के इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। के इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। देखो अब देखो के क्या हो जाएगा? के इक्वल हो गया एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के जो मात्रक होंगे वो तो एक ही हो जाएंगे। यानी कि एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट से मात्रक कट गया ना, क्या बचा? बचा क्या? एक। बचा क्या? मात्रक कुछ नहीं बचा। अगर कोई परावैद्युतांक का मात्रक पूछे तो मात्रक कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये इसके इक्वल होता है, मैंने बताया आपको के टाइम्स होता है, ठीक है। अब देखिए अगर वायु के लिए बात की जाए तो वायु के लिए एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। वायु के लिए या निर्वात के लिए एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। इसलिए वायु के लिए जो हमारा के होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट वो होता है 1। क्या होता है? 1। यानी कि अब देखिएगा किसके किसके लिए के की वैल्यू क्या क्या होती है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिटा दो इतना, देखिए चीज समझ में आ रही है ना। मेन चीज ये है कि समझ में आना चाहिए। बाकी नोट्स के लिए आपको पता है क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक है, वहां पर जाना है, टेलीग्राम चैनल लिंक से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। 30 जुलाई उसमें लिखा हुआ है, 30 जुलाई उसमें लिखा हुआ है, वहां कोई चीज डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। हाँ, मैंने आपको बताया कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट इक्वल होता है किसमें? वायु के लिए, निर्वात के लिए। तो के की वैल्यू क्या गई थी? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इससे कट गया तो क्या गया? के इक्वल टू 1। यानी कि वायु के लिए क्या होता है? वायु या निर्वात के लिए क्या होता है? क्या होता है वायु या निर्वात के लिए? बोलिए जल्दी बोलिए भाई। वायु या निर्वात के लिए क्या होता है? एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक सीधा भी के की वैल्यू 1 होती है किसके लिए? वायु या निर्वात के लिए। वायु या निर्वात के लिए, किसके लिए? निर्वात के लिए, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया। एक वैल्यू 1 किसके लिए होती है? निर्वात के लिए। के की वैल्यू 6 होती है कांच के लिए। के की वैल्यू क्या होती है? 6 होती है कांच के लिए। कांच के लिए परावैद्युतांक के का मान क्या होता है? 6 होता है। क्या होता है? 6। क्या होता है? 6 होता है। और जल के लिए परावैद्युतांक के की वैल्यू होती है 80 जल की, ठीक है। तो अब सर जाते जाते एक बात और बता दें, जाते जाते नहीं लेकिन थोड़ा कुछ बाकी है कि एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है कितना? 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 फैराड पर मीटर, ठीक है। ये जो आप पहले वाला मात्रक निकाल रहे थे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, वो भी सही है, ठीक है। उसको फैराड पर मीटर भी कहा जाता है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फैराड पर मीटर।
तभी जो है जब ये वैल्यू मालूम हो जाती है तभी होता है 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ और ये क्या होता है ये भी सेम चीज हो गई। क्या हो गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आपको चीज समझ में आती है? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है अगर यहां तक आपको चीज समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहां तक रखिए। ठीक, चलिए फिर आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं कि कूलाम का नियम का क्या महत्व है, कूलाम के नियम के क्या महत्व। अब देखिए कूलाम का नियम का कुछ महत्व है, कहाँ इंपॉर्टेंट होता है, ये भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि जो कूलाम का नियम होता है, देखिए ये विपरीत आवेश पर भी लागू होता है। लागू होता है विपरीत आवेश पर भी लागू होता है, पहला नियम है। ठीक है, कूलाम का नियम विपरीत आवेश पर भी लागू होता है। ठीक है, दूसरा नियम कूलाम का नियम ये है कि ये बहुत कम दूरी, यानी बहुत कम दूरी का बात करें तो 10⁻⁻15 मीटर से, ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर इतनी बहुत कम दूरी से बहुत अधिक दूरी यानी कि 10⁻18 मीटर तक काम करता है। कूलाम का नियम किसके किसके चलता है? सबसे कम दूरी 10⁻⁻15 मीटर से छोटा क्या होगा और 10⁻18 मीटर इससे ज्यादा क्या होगा, यहाँ तक काम करता है दूरी पे। ठीक है, और इससे कम पे काम नहीं करेगा और इससे अधिक पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो बहुत कम दूरी से बहुत अधिक दूरी तक ये काम करता है। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, दो आवेशों के बीच आकर्षण व प्रतिकर्षण बल मैं आपको बता चुका हूँ। दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उस आवेश की प्रगति पर निर्भर करता है। अगर दो आवेश समान प्रगति के, यानी कि अगर वो धनात्मक धनात्मक है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। अगर दो आवेश, ठीक है, ऋणात्मक ऋणात्मक है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। मगर दो आवेश अगर धनात्मक और ऋणात्मक या ऋणात्मक और धनात्मक है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ठीक है, कूलाम का नियम पे अध्यारोपण का सिद्धांत भी लागू होता है। ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अध्यारोपण का सिद्धांत थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और इसमें अदिश योग भी लगता है। सबसे बड़ी बात कि अगर कूलाम के नियम पर दो आवेश हैं और दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है और उनके बीच कोई अगर आवेश ला दिया जाए तो इनके बीच लगने वाले फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल हम लोग बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक मैं होप करता हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो देखिए, नोट्स के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। नोट्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। वहां पर पीडीएफ में 30 जुलाई नाम का एक टैग पड़ा है, वहां से आप इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया है। क्या करना होगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब